छत्रपति शिवाजी कॉलेज हिंदी भाग बीए भाग 3 के अंतर्गत आज हम भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम पहली इकाई को देखने वाले हैं। भाषा की परिभाषा, भाषा की विशेषताएं। मनुष्य समाजशील प्राणी है। समाज में रहकर विचार विनिमय वह करता है। विचार विनिमय का एक साधन है जिसे भाषा यह कहा जाता है। भाषा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है और इस भाषा का अर्थ आज हम यहाँ देखेंगे। भाषा शब्द संस्कृत भाष्य धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। आरंभ में, आदिकाल में जब भाषा नहीं थी, तब मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति यह अलग अलग प्रकार से वह हमारे सम्मुख वहाँ पर वह देता था। आरंभ में जो भाषा की अभिव्यक्तियां थी वो मुख थी। इसका तात्पर्य हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाता है कि जब भाषा का आरंभिक रूप, आदिकालीन रूप जब हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाता है तो वह निश्चित रूप से मुख यह होता था। जहाँ हम देखेंगे आरंभ में आंगिक संकेत यह भाषा के अभिव्यक्ति के लिए हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाते हैं। अंगिक संकेत जिसका तात्पर्य यह है, मनुष्य जब कुछ कहता था तो हाथों के इशारों से वह अपनी अभिव्यक्ति देता था। कुछ कहना चाहता है तो उसके पास भाषा नहीं थी, वह मुखता से अपनी अभिव्यक्ति वह देता था। वह अभिव्यक्ति कैसी थी? तो सिर हिलाकर वह अपनी अभिव्यक्तियों को वहां व्यक्त करता था। यानी यहां पर ये सारी की सारी अभिव्यक्तियां मुख के अंतर्गत आ जाती है। वो सारी की सारी आंगिक वह हमारे सम्मुख यहां पर आता है। जब मनुष्य को गुस्सा आ जाता था तो वह अपनी अभिव्यक्तियां अपने अंगों से वह अभिव्यक्त वहां पर करता था। उसे जब वह रुदन होता है, क्रोध आता है, घृणा निर्माण हो जाती है, स्नेह निर्माण हो जाता है, तो वह अपनी अभिव्यक्तियां यह अंगों से उसे व्यक्त करता था। और इस प्रकार से विचार विनिमय का जो आरंभिक साधन हमारे सम्मुख यहाँ पर आता है। यानी यहाँ पर हमने देखा भाषा है, कहना है, लेकिन कहते समय आदिकाल में मनुष्य मुख था, उसके सम्मुख ध्वन्यात्मकता यह कतई नहीं थी। लेकिन यह मुख अभिनय वहाँ जो व्यक्त होता था वह सारी की सारी अभिव्यक्तियों को वहाँ पूर्ण रूप नहीं देता था। कालांतर में मनुष्य ने कुछ अंगेतर संकेतों का निर्माण किया और उसके माध्यम से वह अपनी अभिव्यक्तियों को वह देता था। ये अंगेतर जो साधन है वो कौन से है? तो हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाते हैं रंगों की सहायता से, झंडियों की सहायता से, अलग अलग संकेतों के आधार पर, चिन्हों के माध्यम से वहाँ मनुष्य अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त यह करता था। लेकिन यह जो सारे के सारे अंगेतर जो साधन हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाते हैं, इसका आज भी हमारे सामने उसका एक रूप ये दिखाई देता है। जब आप चौराहे पर खड़े हो जाते हैं तो आपको सामने सिग्नल दिखाई देता है और उस सिग्नल के भीतर आप क्या देखते हैं? तो वहाँ पर लाल बत्ती जलती है। इसका तात्पर्य हमें वह रुकना है।
हरी बत्ती जलती है तो इसका तात्पर्य हमें आगे बढ़ना है। यहाँ ये सारे के सारे अभिव्यक्ति हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाती है, यानी यहाँ भाषा है। अंगेतर संकेतों के भीतर यहाँ जो अभिव्यक्ति हमारे सम्मुख यहाँ पर आती है, रंगों और झंडियों के माध्यम से यहाँ अभिव्यक्तियाँ हमारे सम्मुख यहाँ पर आज भी दिखाई देती है। जैसे रेल जब चलती है, लेकिन इस रेल को जब तक हरी झंडी नहीं दिखाई देती तब तक रेल आगे नहीं बढ़ती है। वैसे ही नाविक भी इन रंगों का प्रयोग अभिव्यक्ति को करते हैं। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं आदिकालीन जो भाषा का जो रूप था वह मुख था, और मुख जिसमें ध्वनियाँ नहीं थी, और जहाँ पर सिर्फ क्या था, आंगिक संकेत, हाथों के इशारा, चेहरे के हाव भाव, जिनके माध्यम से वहाँ अभिव्यक्तियाँ होती थी। कालांतर में अंगेतर संकेत वहाँ पर आ जाते हैं। दूसरे विभाग में हम यहाँ देखते हैं अभिव्यक्ति में वह है मुखर, यानी यहाँ विकास की परंपरा हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाती है। सभी प्राणियों में मनुष्य बुद्धिमान माना जाता है, जिसका तात्पर्य हम यहाँ देखते हैं कि मनुष्य के पास अपनी भाषा है, और जिस भाषा के बदौलत वह मुखरता से अपने विचारों को प्रकट करता है। ये प्रकट करते समय हमें ये दिखाई देता है कि मनुष्य ने अपनी भाषा को वाणी दी, और वाणी के माध्यम से वह अपने मन के विचारों को वह अव्यक्त यहाँ पर करता हुआ हमें दिखाई देता है। इसका तात्पर्य आप अगर देखोगे तो हमें यह दिखाई देता है कि भाषा का जो अर्थ है और उसकी अभिव्यक्तियां हैं, वह अभिव्यक्तियां हमारे सम्मुख यहाँ पर किस तरह से यहाँ आती हुई दिखाई देती है। जिसमें अगर मुखर को हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले आ जाता है सामान्य संकेत। अब सामान्य संकेत, इसको अगर हम देखें तो हमारे सम्मुख यहाँ पर दिखाई देता है। जन्म के साथ जो बच्चा हो जाता है, वो बच्चा कुछ हुंकारों को वहाँ पर देता है। कालांतर में वह 4, 5, 6 महीने के बाद जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, वह अपनी अभिव्यक्तियाँ, अपने संकेतों को वह देता है। जैसे उसे जब पानी पीना होता है, वही बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद कहता है पा, यानी उसका सामान्य संकेत वह हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाता है। उस मुखर अभिव्यक्ति में दूसरा आ जाता है सार्थक भाषण ध्वनियाँ। सार्थक भाषण ध्वनियाँ, जिसमें हमें यह दिखाई देता है ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा शब्द का गठन होता है। शब्द के गठन के बाद उसमें एक अर्थ होता है, और वो अर्थ वहाँ कुछ अभिव्यक्त करता है। वही बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है, 4-5 साल का हो जाता है, वो माँ से कहता है माँ मुझे पानी देना है। तो यहाँ माँ मुझे पानी दो या मुझे पानी देना है, इसका तात्पर्य वह मुखर यानी एक प्रकार की सार्थक भाषण ध्वनियाँ यह हमारे सम्मुख यहाँ पर आती है। इसका तात्पर्य अगर हम देखें, भाषा आरंभिक रूप, आदिकालीन रूप से आज तक का जो आधार है भाषा का रूप का, वह हमारे सम्मुख यहाँ पर आता है। और इस भाषा पर, उस भाषा का परिभाषाओं को भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी अपनी ओर से उनको परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। भाषा की परिभाषा को यहाँ हम देखेंगे। भाषा की परिभाषाओं को यहाँ देखते समय हमें
पाश्चात्य और भारतीय भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की जो परिभाषा की है, उन परिभाषाओं को यहाँ हम देखने वाले हैं। वर्तमान भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत यह किया जाता है। वर्तमान भाषा विज्ञान में 1786 में सर विलियम्स जोन्स इन्होंने संस्कृत, लैटिन इन भाषाओं का वहाँ तुलनात्मक अध्ययन यह किया और करते समय यहाँ भाषा विज्ञान का वर्तमान जो रूप है वह हमारे सम्मुख यहाँ आता है। प्राचीन काल में भी भाषा पर अध्ययन होता था, जिसको हम भाषा शास्त्र व्याकरण से भी उसे जानते हैं। लेकिन यहाँ हम जो पाश्चात्य विद्वान हैं, उन पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की जो परिभाषा यह दी है, उन परिभाषाओं को आज यहाँ हम देखेंगे। सबसे पहले हेनरी स्वीट हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाते हैं। हेनरी स्वीट जी ने भाषा की परिभाषा को स्पष्ट करते समय कहा है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। यानी हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाता है, भाषा वह है जो मुखर है, यानी इसमें ध्वन्यात्मक शब्द हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाते हैं और इन शब्दों से जो भाव या ध्वनि निकलती है उसमें एक विचारों का आधार यह हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाता है। यानी विचार विनिमय करने के लिए ध्वन्यात्मक शब्दों का आधार यहाँ लेता हुआ हमारे सम्मुख यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। और हम देखते हैं देवनागरी लिपि में अ, आ, ई यह वर्णमाला है और इस वर्णमाला से हमारे जो शब्द है वह शब्द बनते हैं और उन शब्द से एक भावार्थ हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाता है। जैसे मान लीजिएगा घोड़ा, ये कहने के उपरांत ही हमारे सम्मुख यहाँ पर यह भाव जागृत होता है। एक प्राणी है जिसको 4 पैर है, दुम है, 2 कान है और जिस पर सवारी की जाती है। यानी ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को यहाँ प्रकटता हमें दिखाई देती है और ये प्रकटता, इसमें ध्वनि अहम है, महत्वपूर्ण है और इस ध्वनि से ही अभिव्यक्ति हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाती है। और इस तरह से भाषा का जो रूप है, ये रूप हमारे सम्मुख यहाँ पर यह दिखाई देता है। वैसे ही दूसरी परिभाषा हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाती है जो प्लेटो है, प्रसिद्ध दार्शनिक है। उन्होंने अपने ग्रंथ सोफिस्ट में अपनी भाषा की परिभाषा को उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, विचार आत्मा की मुख या अध्वन्यात्मक बातचीत है, लेकिन जब वह ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा यहाँ देते हैं। प्लेटो जी का ये विचार है, उनका ये मानना है। उन्होंने भाषा की परिभाषा को स्पष्ट करते समय कहा है, मनुष्य जब बोलता है, बोलने से पहले वह विचार करता है। विचार करने की जो प्रक्रिया हो जाती है वह अंदरूनी है, वह आत्मा से मुख या अध्वन्यात्मक वह बातचीत करता है। यानी मुझे क्या कहना है, मुझे क्या बोलना है, और यह आरंभिक रूप हमारे सम्मुख यहाँ पर आता है। इसलिए तो कहा जाता है ना, शब्द एक शस्त्र है और उसका प्रयोग संभाल कर विचार पूर्वक यह करना चाहिए। इसलिए जब भी हम बोलते हैं, बोलते समय विचार पूर्वक बोलते हैं।
विचार करने की जो प्रक्रिया है वह आत्मा से वहां हमारी होती है। हम उसमें तादात्म्यकरण यहाँ पर हो जाता है और विचार ये मुख रूप ये होता है। कभी कभार हम बोलते समय या हमें कुछ कहना है तो हम अंदर ही अंदर वहां अपनी अभिव्यक्ति को वहां देते हुए यहाँ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य हमारे सम्मुख यहाँ प्लेटो के दृष्टि से यह आ जाता है कि मनुष्य बोलने से पहले विचार करता है और विचार करने के उपरांत वह अपनी अभिव्यक्ति वह देता है। इस तरह से भाषा का रूप हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाता है। पाश्चात्य विद्वान जी ने भाषा की परिभाषा को यहाँ पर व्यक्त किया। ब्लॉक तथा ट्रेगर इन्होंने अपने ग्रंथ में भाषा की परिभाषा को स्पष्ट करते समय उन्होंने कहा है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके सहारे कोई सामाजिक समुदाय परस्पर सहयोग करता है। इसका तात्पर्य हमारे सम्मुख यहाँ ये आ जाता है, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक। इसका तात्पर्य है प्रत्येक भाषा के अपने ध्वनि प्रतीक है, संकेत है, यह माने हुए हैं। इसलिए तो हम ये देखते हैं विश्व में 3000 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। आदिवासी जनजातियों में वह हजारों की तादात्म्यता से वह भाषा हमारे सम्मुख यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि भाषा यादृच्छिक, इसका अर्थ है माना हुआ है। उस समुदाय ने उस शब्द को वह अर्थ अगर जोड़ दिया है तो उस समुदाय तक वो सीमित होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि तितली यह शब्द हिंदी में, लेकिन वो मराठी में आ जाता है फुलपाखरू है, अंग्रेजी में आ जाता है बटरफ्लाई। यानी एक ही वहाँ जो जीव है, लेकिन उस जीव के लिए अलग अलग भाषा के भीतर ध्वनि संकेत हमारे सम्मुख यहाँ पर दिखाई देता है। इसका तात्पर्य हमारे सम्मुख यहाँ पर यह आता है कि भाषा क्या है, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है। प्रत्येक समुदाय की अपनी भाषा है, अपने ध्वनि संकेत है और उन ध्वनि संकेतों के माध्यम से वह समाज आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हुए हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाता है। जैसे यहाँ हम पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं का अवलोकन किया, वैसे ही भारतीय विद्वानों ने भी भाषा की परिभाषाओं को हमारे सम्मुख यहाँ रखा है। आरंभ में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की परिभाषाओं को हम यहाँ देखेंगे। भाषा के संदर्भ में उनके विचार किस तरह है, जिन ध्वनि संकेतों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। इसका तात्पर्य हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाता है कि प्रत्येक समुदाय के ध्वनि चिन्ह जो है भिन्न भिन्न हैं और उस भिन्न भिन्न ध्वनि चिन्हों के माध्यम से वह समुदाय आपस में विचार विनिमय करता है और वहाँ अपनी अभिव्यक्ति को देता हुआ हमारे सम्मुख यहाँ पर यह दिखाई देता है। इसी परिभाषा को आगे जोड़ने का प्रयत्न किया है पीडी गुणे जी ने। उनका मानना है, वो कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भाव तथा विचारों को प्रकट करना। अब यहाँ हमारे सम्मुख यहाँ ये दिखाई देता है, भाषा हृदयगत भावों को यहाँ व्यक्त करती है। जिस तरह से हम देखते हैं माँ अपने बच्चे को बात
करते समय अगर वह गुस्से में है तो उस वाणी में एक कठोरता वहाँ पर आ जाती है, और उसके हृदय में अगर स्नेह ममता है तो उसके वाणी में एक प्रकार का वात्सल्य यह झलकता है। इसका तात्पर्य हमारे सम्मुख यहाँ पर यह आ जाता है। गुणी जी का यह मानना है कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा हृदयगत भाव को व्यक्त करना यह भाषा का आधार यहाँ मानी जाती है। उसके साथ हमारे सम्मुख डॉक्टर भोलानाथ तिवारी यह आ जाते हैं। उन्होंने भाषा की परिभाषा को व्यक्त करते समय उनका मानना है भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भोलानाथ तिवारी जी का यह स्पष्ट मानना है भाषा कैसी है, उच्चारण अवयवों के द्वारा उच्चारित, यानी भाषा सिर्फ अपने मुख के द्वारा जो हम उच्चारित करते हैं वही भाषा है। अगर हम चुटकी बजाते हैं या अंगेतर जो साधनों का उपयोग करते हैं तो वह भाषा के अंतर्गत नहीं माना जाता है। इसलिए उनका स्पष्ट रूप से कहना है भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित वह यादृच्छिक ध्वनि संकेत हमारे सम्मुख यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी समाज के भीतर अपनी अभिव्यक्ति यह देते आते हैं। उस कड़ी को आगे जोड़ते समय यहाँ मैं इतना ही कहूँगा कि भाषा अपनी वाणी के द्वारा विचारों का प्रगटीकरण ही हमारे सम्मुख यहाँ पर आता है। भाषा की विशेषताओं को आज हम यहाँ देखेंगे। भाषा की विशेषता में सबसे पहली है भाषा सामाजिक वस्तु है। इसका तात्पर्य यह है भाषा समाज में बनती है, समाज में है उसका अस्तित्व होता है, समाज के बाहर भाषा नहीं होती है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जन समुदाय के अपनी एक भाषा होती है और उस भाषा के माध्यम से वह सामाजिक समुदाय आपस में विचार विनिमय यह करता है। इस तरह हम देखते हैं कि विविध प्रकार की जो भाषाएं हैं ये भाषाएं हमारे सम्मुख यह आती हुई दिखाई देती है। भाषा की दूसरी विशेषता में यह है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा की ये विशेषता है कि उसे हमें अर्जन करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि पिताजी की संपत्ति अनायास पुत्र को प्राप्त होती है। पिताजी की जमीन जायदाद सोना जो कुछ भी है पिताजी के उपरांत बेटे को अनायास प्राप्त होता है। लेकिन पिताजी को 4 भाषाएं आती है तो वह 4 भाषाएं बेटे को आएगी ऐसा नहीं है, बल्कि बेटे को वह भाषा को सीखना पड़ता है। इसका तात्पर्य हमारे सम्मुख यहाँ आता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि उसका हमें अर्जन यह करना पड़ता है। उसी तरह तीसरी विशेषता है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा की विशेषताओं को देखते समय ये विशेषता हम देखेंगे भाषा परंपरागत है। इसका तात्पर्य यह है कि भाषा परंपरागत रूप से
हमारे सम्मुख यहाँ पर आती है। हम जो भाषा सीखते हैं हमारे माँ और पिताजी से, माँ और पिताजी को भाषा उनके दादा और दादी से, इस तरह अनायासता से भाषा परंपरागत रूप से हमारे सम्मुख यहाँ पर आती हुई दिखाई यह देती है। उसके बाद भाषा की विशेषता में हम देखेंगे भाषा परिवर्तनशील है। परिवर्तन संसार का नियम है, जो परिवर्तित होता है वही इस धरती पर अपना आगे कार्य करता है। इस तरह हम देखते हैं भाषा भी समय के साथ साथ अपने आप में परिवर्तन करती हुई हमारे सम्मुख यहाँ दिखाई देती है। हम देखते हैं भाषा के भीतर जो परिवर्तन आता है, गृह शब्द संस्कृत में घर के लिए वो प्रयोग होता है, उसी तरह एक शब्द हमारे सामने आ जाता है साहस। साहस शब्द आज हम देखते हैं वह हिम्मत के रूप में आता है, लेकिन वह पहले संस्कृत में हत्या के रूप में यहाँ दिखाई देता है। यहाँ हम देखते हैं कि समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन यह होता हुआ यह दिखाई देता है, और वह परिवर्तनशीलता भाषा की अपनी विशेषता है। प्राचीन भाषा और आधुनिक भाषा, इसमें अंतर है। भाषा की विशेषताओं में आज हम ये विशेषता देखेंगे, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। इसका तात्पर्य हमारे सम्मुख यह होता है कि समाज में जो भी भाषा बोली जाती है उसका अंतिम रूप यह नहीं होता, बल्कि उस भाषा में नए आयाम उसके साथ जुड़कर भाषा एक व्यापक रूप से हमारे सम्मुख, एक सहज रूप से हमारे सम्मुख प्रभावी रूप से वह आती है। इस तरह भाषा की इस विशेषता में उसका अंतिम कोई रूप यह नहीं होता है। उसी तरह भाषा की विशेषता में यह विशेषता है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। भाषा की यह विशेषता कि भाषा का आरंभिक रूप जो है वह कठिन है, और वह कठिनता से सरलता की ओर जाता हुआ हमारे सम्मुख यहाँ पर आता है। जैसे अभ्यंतर, इस शब्द को यदि हम देखें तो अभ्यंतर का आज भीतर बन गया है, यानी भाषा का आरंभिक रूप कठिन जो था वह सरल आसान यह बन गया। अब ही का अभी बन गया, तब ही का तभी बना। यानी हम यहाँ देखते हैं कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर वह जाती हुई हमारे सम्मुख यहाँ ये दिखाई देती है। भाषा की विशेषता में आज हम यह विशेषता देखेंगे, भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। इसका तात्पर्य हमारे सम्मुख यहाँ पर यह होता है कि प्रत्येक जो भाषा है विशिष्ट प्रदेश तक ही बोली जाती है, और वहाँ तक ही वह सीमित होकर हमारे सम्मुख यहाँ आती है। जैसे हिंदी के भीतर 18 बोलियां हैं, और वो 18 बोलियां विभिन्न प्रदेशों के भीतर वह बोली जाती है। भोजपुरी है ये बोली, उसका एक विशिष्ट प्रदेश है। ब्रज है वो मथुरा के आसपास बोली जाती है। खड़ी बोली है वह दिल्ली के भीतर बोली जाती है। यानी तात्पर्य एक है कि भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, और उस सीमा के भीतर, उस प्रदेश के भीतर वह भाषा वहाँ बोली जाती है। वैसे ही अगर हम देखते हैं कि तमिलनाडु में तमिल भाषा है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा है, उसी तरह विदेशों में अगर हम देखें
तो हमारे सम्मुख इंग्लैंड में अंग्रेजी है, जर्मन में जर्मनी है। इस तरह प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा है, उसका वह दायरा है, उसके भीतर वह भाषा हमारे सम्मुख यहाँ बोलते समय दिखाई देती है। उसके उपरांत है विशेषता, प्रत्येक भाषा की संरचना अलग होती है, भिन्न होती है। इसका तात्पर्य अगर हम देखें कि भाषा का जो ढांचा है वह ढांचा बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसका अपना एक व्याकरण है, उसका अपना एक रूप है, और उस रूप के भीतर वो भाषा हमारे सम्मुख यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। जैसे हम देखते हैं हिंदी में 2 लिंग है, लेकिन गुजराती में 3 लिंग है। वैसे हिंदी में 2 वचन है, लेकिन संस्कृत में 3 वचन है। इसका तात्पर्य एक है कि प्रत्येक भाषा की जो संरचना है वो संरचना भिन्न रूप से, अलग रूप से वह हमारे सम्मुख यहाँ आती हुई दिखाई यह देती है। इसका तात्पर्य हम देखें तो हमें यह दिखाई देता है कि भाषा विचार विनिमय का तो साधन है, लेकिन यह भाषा इतनी विशेषताओं के साथ वह हमारे सम्मुख यहाँ पर आती है। धन्यवाद।